सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री का जो हमारा पार्ट चला हुआ है, आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अभी हमारी जो है एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस चल रही हुई है, जिसके अंदर जो है 2 क्लास मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, 2 क्लास मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज जो है हम यहाँ पर क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नंबर 3 के अंदर जो है आज हम पशु पोषण के बारे में जो है डिटेल जानने वाले हैं। ठीक है, पशु पोषण के अंदर सब कुछ हम जान लेंगे कि क्या क्या जो है उनके आहार के अंदर देना चाहिए हमें, क्या क्या स्वस्थ पशु को रखने के लिए हमें किस तरीके का जो है आहार उनको देना चाहिए। एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे पशु आहार से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कुछ इसके अंदर मैंने क्या किया है, डायरेक्ट सारे फैक्ट्स जो है एक जगह इकट्ठे नहीं किए। मैंने क्या किया है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन प्लस फैक्ट्स जो है मैंने इकट्ठा किए हैं। ठीक है, ये दोनों से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जो है डेफिनेशन भी डायरेक्ट दे देता है, एग्जाम करके पूछ लेता है आपसे। जो है क्या पूछ लेगा, आपको ऐसे दे देगा, डैश पशु को 24 घंटे में जो भी कुछ खाने को दिया जाता है, आगे लिख देगा डैश, क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। तो ऐसे ही डेफिनेशन मैंने जो है यहाँ पर ऐड की हैं, जो कि आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आहार से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे इस टॉपिक का नाम जो है वो पशु पोषण है। ठीक है, पशु पोषण के अंदर आहार के बारे में जान लेते हैं। तो आहार किसको कहा जाता है, 24 घंटे में जो भी कुछ पशु को खाने के लिए दिया जाता है उसको आहार कहा जाता है। तो एक दिन के अंदर जो भी आप पशु को खाने को दो, जैसे कि चूरी दो, खल दो, बिनोला दो, बरसीम दो, हरा चारा दो, सूखा चारा दो, शुष्क पदार्थ दो, कुछ भी दो 24 घंटे के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है आहार कहा जाता है। ठीक है, आहार बोला जाता है। बिल्कुल जो है लोकल लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया भोज्य पदार्थ क्या होता है। तो भोज्य पदार्थ होता है भाई वे सभी चारे व दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं। भाई चारे के अंदर जो दाने होते हैं ना, चारा और दाना जो पशु को खिलाया जाता है, आहार के किसी एक अवयव को भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आहार के किसी एक अवयव को, जैसे दाने होते हैं ना, एक एक जो दाना होता है उसको जो है, अवयव को जो है भोज्य पदार्थ यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आप याद रखेंगे, आहार की भी और भोज्य पदार्थ की भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगले में क्या बोला गया है, यहाँ पर पोषक तत्व की बात कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं पोषक तत्व तो जो है बेहद जरूरी होने चाहिए खाने में। आप सभी हमारे ऊपर ही ले लीजिएगा, पशु को तो चलिए बाद में बात करेंगे। पोषक तत्व, हमारे शरीर को जो है एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी जो है हम सिंपल खाना खाने से एनर्जी मिलती है क्या, उतनी एनर्जी नहीं मिलती। विशिष्ट रूप से जो हम डाइट में यूज़ करते हैं ना, जैसे कि केले हो गए, बनाना शेक हो गया, मतलब जो डिफरेंट कुछ सोर्सेज हम ऐड करते हैं ना, उसी से जो है हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है, उन्हीं को जो है पोषक तत्व बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेंगे। सेम यही प्रोसेस जो है वो पशुओं के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पशुओं के बारे में ही जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पोषक तत्व के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो आहार में पाए जाने वाले सभी अवयव जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन एवं पानी हो गया, ये सभी जो है पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये सभी जो है इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं और पशुओं के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा गया, उत्पादन आहार जो है लिखा गया। अब उत्पादन आहार क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल हम भैंसों या फिर गायों को क्यों पालते हैं, हमें उत्पादन चाहिए होता है। मुर्गी को हम क्यों पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, अंडे के लिए पालते हैं। बकरी को हम क्यों पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं। भेड़ को हम क्यों पालते हैं, ऊन के लिए पालते हैं। गाय और भैंस को क्यों पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, उत्पादन आहार किसको कहा जाता है। तो आहार की वह मात्रा जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है। मतलब एक जीवन निर्वाह के लिए तो सिंपल सी डाइट हो जाती है, आप सभी जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके ऊपर मैं एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपना एक नॉर्मल जीवन जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, हमको कुछ काम नहीं है, आराम से बैठे रहना है, एक नॉर्मल हम दाल रोटी खा रहे हैं। लेकिन उसी केस में हम क्या कर रहे हैं, हम बॉक्सिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है,
वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो है हम यहाँ पर बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या दाल रोटी में हो जाएगा? नहीं होएगा ना, उसके लिए हमें स्पेशल डाइट चाहिए होगी। उसी को क्या बोला जाता है? उसी को जो है उत्पादन आहार यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उत्पादन कार्यों के लिए दी जाती है, जैसे कि दूध उत्पादन हेतु आहार अलग से दिया जाता है, मांस के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला आहार, प्रजनन के लिए जो दिया जाने वाला आहार। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है हमें भैंसों और गायों से जो दूध लेना होता है, उत्पादन करवाना होता है, उसके लिए हम विशिष्ट आहार देते हैं ना। आप सभी जानते होंगे भैंसों और गायों को, आप सभी जानते हैं भाई, हरियाणा के बालकों को तो सब पता है। हमें ज़्यादा दूध निकलवाना है भैंसों से तो हम क्या देते हैं? खल बिनोले देते हैं, चूरी देते हैं, उसको हरा चारा देते हैं, ये सारी डाइट देते हैं। अब वहीं पर एक भैंस है, नॉर्मल भैंसें दूध नहीं देती है, क्या हम उसको खल या बिनोला देंगे, चूरी देंगे? नहीं देंगे ना। वही चीज़ जो है ये वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्पादन के लिए हमें जो है आहार में विशिष्ट चीज़ें जो है वहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद अंडा उत्पादन व अन्य कार्यों के लिए दिया जाने वाला आहार जो है ये उत्पादन आहार जो है कहलाता है, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आहार को पकाना। अब आहार को पकाना क्यों जरूरी है, तो आइए यहां पर देख लेते हैं। पशुओं को चारा सीधे काटकर खिलाना अच्छा होता है। मतलब जो हरा चारा होता है ना, बरसीम होगी, जई होगी, इनको जो है हम गंडासा बोलते हैं ना। गंडासा तो आप समझ ही होंगे, वो कहीं और मत जाना भाई, गंडासे मशीन की मैं बात कर रहा हूँ जो हाथ से चलाते हैं। वैसे मैंने हाथ से चलाया हुआ है भाई, ठीक है। और अभी तो वैसे बिजलियों की जो है गंडासे आगे चलते होंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल वो मशीन घूमती है, ठीक है। पशुओं को जो चारा है वो काट कर खिलाना अच्छा होता है, क्योंकि जो है चारा सीधा खिलाएंगे ना, जैसे कि बड़ी बड़ी लंबी जो वो होती हैं जवार की जो फली होती है लंबी लंबी, उनको काट कर खिलाना चाहिए। काट कर खिलाने से क्या होता है कि ये बारीक बारीक हिस्से में कट जाती है, ठीक है। बारीक बारीक ऐसा चारा आपका कट जाता है। ऐसे चारे को खाने में पशु क्या करता है, आराम से उसको जो है मुंह के अंदर जो है लेकर उसको चबा सकता है, ठीक है। जबकि दाना सीधे नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। ये वही बात यहाँ पर लिखी गई है। इसे रात भर भिगोकर या फिर गर्म खिलाने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। बिनोले की खल्ली में गोसीपाल नामक जो है टॉक्सिन होता है, इसमें आयरन सल्फेट मिलाने पर घातकता को जो है रोका जा सकता है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कहाँ गई ये रही, बिनोले की खल्ली में गोसीपाल नामक जो है टॉक्सिन होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बिनोले की खल्ली में जो है किस नामक जो कौन सा जो है नामक टॉक्सिन जो है होता है, तो यहाँ पर गोसीपाल नामक जो है इसके अंदर टॉक्सिन पाया जाता है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिनोले की खल्ली में जो है आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किस नामक जो है टॉक्सिन पाया जाता है, तो ये गोसीपाल नामक जो है इसके अंदर टॉक्सिन पाया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, जो बिनोला होता है ना, बिनोला आप सभी जानते हैं दुधारू पशुओं को जो है खल बिनोले दिए जाते हैं। इसमें एक तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, ये तत्व का नाम है गोसीपाल, ठीक है। गोसीपाल तत्व पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जो है विषैला तत्व होता है, ठीक है, विषैला तत्व, ठीक है। विषैला तत्व पाया जाता है और इसको कम करने के लिए जो है उसमें गोसीपाल में मतलब खली में जो है क्या मिलाया जाता है, आयरन सल्फेट जो है मिलाया जाता है, जिससे ये जो विषैला तत्व है ना ये कम हो जाता है, ठीक है। इसका जो जो असर होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। यहीं से जो ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई ना, यकीन मानिएगा यहीं से जो है एमसीक्यू बनते हैं और यहीं से जो है एग्जामिनर क्वेश्चनों को भी उठाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे यहाँ पे लिखा गया है विभिन्न पशुओं को आहार निर्धारण। मतलब जो है अलग अलग पशु होते हैं ना, उनके आहार का निर्धारण भी अलग अलग होता है। जैसे कि गाय बैल बछिया जो बछड़े हैं उनको कितने किलोग्राम हमें जो है चारा देना चाहिए, कितने किलोग्राम मात्रा में जो है पदार्थ देने चाहिए, वही सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी गई है विभिन्न पशुओं का जो है आहार निर्धारण। तो चलिए आइए देख लेते हैं शुष्क पदार्थ की मात्रा। तो चलिए देख लेते हैं शुष्क पदार्थ की मात्रा जो है कितनी देनी चाहिए पशुओं को। तो यहाँ पर लिखा गया है गाय हो गया, बैल हो गया, बछिया हो गया, बछड़े हो गए तथा सांड हो गया। इनको 100 किलोग्राम के शरीर भार पर, मतलब जो भी पशु है ना, जो भी पशु, यहाँ पे लिख देता हूं जो भी पशु, ठीक है, 1 सेकेंड, जो भी पशु का भार 100 किलोग्राम होगा, ठीक है, 100 किलोग्राम होगा, उसको 2.5 किलोग्राम तथा भैंस को 3
0.0 मतलब 3 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 100 किलोग्राम शरीर वाले भार वाले पशुओं को जो है कितने किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ देना चाहिए, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे 2.5 किलोग्राम जो है शुष्क पदार्थ देना चाहिए। और भैंसों को जो है शुष्क पदार्थ कितना देना चाहिए, 3.0 किलोग्राम है शुष्क पदार्थ भैंसों को देना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब जीवन निर्वाह दाना क्या होता है, तो जीवन निर्वाह दाना भी देख लेते हैं। जीवित रहने के लिए गायें, भैंस, बैल एवं सांड को 1.5 से 2.0 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जितना मैं सिंपल इस पीडीएफ को या फिर इस नोट्स को या फिर एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक को जो कर सकता था ना, मैंने उतना जो है सिंपल यहाँ पर लैंग्वेज बनाने की कोशिश की है, और मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कुछ हो सकता है। अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है, डायरेक्ट बताया गया है जीवित रहने के लिए, मतलब गाय या भैंस जो जिंदा रहेगी, जिंदा रहने के लिए उसको कितने किलोग्राम दाना या फिर जो है चारे की प्रतिदिन जरूरत होती है, तो 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम जो है दाना उसको डेली खाने के लिए चाहिए। ठीक है, तभी वो जीवित रह सकती है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे जानवरों को याद रखना, भैंस, बैल एवं सांड को। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। यदि पशु को हरी बरसीम, रिजका, 2 दलीय हे खिलाई जा रही है तो जीवन निर्वाह दाना देने के लिए जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी पशुओं को ये सब चीज़ें दे रहे हैं ना, हरी बरसीम दे रही हैं, रिजका दे रहे हैं, 2 दलीय दे रहे हैं, हे दे रहे हैं, तो बाकी उसके बाद जो है आपको एक वो जो नॉर्मल दाना है ना वो आपको देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन दाना। तो उत्पादन दाना क्या होता है, दूध उत्पादन के लिए 3 लीटर गाय के दूध पर 2.5 लीटर भैंस के दूध पर 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। ठीक है, तो आप ये याद रखना भाई, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है दूध उत्पादन के लिए 3 लीटर गाय के दूध पर तथा 2.5 लीटर भैंस के दूध पर जो है 1 किलोग्राम दाना हमें जो है उन भैंस को और गायों को देना चाहिए। गाय की अपेक्षा भैंस के दूध में जो है वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा तो आप समझिए होंगे ना, मोटी मलाई जो आती है ना वो वसा ही होती है। ठीक है, भैंस के दूध में ज़्यादा मोटी मलाई आती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे पॉइंट में क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कार्य करने वाले बैलों को प्रतिदिन 1.5 किलोग्राम दाना सामान्य कार्य तथा 2 किलोग्राम भारी कार्य करने के लिए जीवन निर्वाह में अतिरिक्त दाना जो है देना चाहिए। ठीक है, जो बैल कार्य करता है ना उसको तो 1.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए, और जो भारी काम करता है, ठीक है यहाँ पे लिखा गया ना भारी कार्य के लिए, तो भारी कार्य के लिए जो है 2 किलोग्राम दाना उसको देना चाहिए। अब प्रजनन करने वाले सांडों के बारे में देख लेते हैं। जिन सांडों से जो अच्छी नस्ल के सांड होते हैं जिनसे प्रजनन किया जाता है भाई अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए, उनको जो है 2 किलोग्राम तथा 6 माह या इससे अधिक अवधि आएगा भाई, ये अवधि लिख दिया, अवधि आएगा यहाँ पे। ठीक है, अवधि की गर्भवती गाय को जो है गर्भ रक्षा हेतु 1 से 1.5 किलोग्राम जो है दाना अतिरिक्त देना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, 1-2 बार पीडीएफ और वीडियो देख लेना, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए जो है ऊर्जा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों से सभी लवण पर्याप्त मात्रा में पशु को जो है नहीं मिल पाते हैं। जो पशु खाता है ना, खाना खाता है, हरा चारा खाता है, जो भी खाता है पशु, उसमें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है खनिज लवण उनको नहीं मिल पाते हैं। अतः इन्हें लवण मिश्रण के रूप में जो है दिया जाता है, मतलब इनको जो है खाने के साथ मिलाकर जो है खनिज लवणों को दिया जाता है। दूध वाले पशु एवं वृद्धि करने वाले पशुओं के लिए इनका महत्व अधिक होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि भाई जो उत्पादन करेगा उसको तो बढ़िया क्वालिटी का खाना चाहिए, ज़्यादा उसको एनर्जी वाला खाना चाहिए, तभी तो उसके दूध में वृद्धि होगी। बाजार में खनिज मिश्रण मेंडिक, शुद्धिमिडिक, कैटमिलिन आदि नामों से जो है उपलब्ध है। तो ये याद रखना, खनिज मिश्रण में जो ये खनिज मिश्रणों के नाम है भाई मेंडिक हो गया, शुद्धिमिडिक हो गया और कैटालिमिन हो गया, नामों से ये बाजारों में उपलब्ध है। प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम देना चाहिए। साथ ही सादा नमक 30 ग्राम प्रति पशु जो है ये देना चाहिए। ठीक है, सादा नमक भी जो है पशु को भाई खिलाना चाहिए। ठीक है, 30 ग्राम प्रति, मतलब हर पशु को जो है 30 ग्राम तो सादा नमक जो है खिलाना ही खिलाना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे यहाँ पे एक टेबल दी गई है। टेबल से पहले देख लेते हैं टेबल किसके बारे में दी गई है। संतुलित आहार की गणना के लिए, मतलब संतुलित आहार की गणना करने के लिए विभिन्न चारों दानों, दोनों चारा और दाना, शुष्क पदार्थ की निम्नलिखित प्रतिशतता मानी जाती है। ये चारे का नाम है भाई, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे चारे का नाम दिया है और यहाँ पे किस चारे में कितना शुष्क पदार्थ होता है वो दिया गया है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टेबल को हम देख लेते हैं।
सबसे पहले चारे का नाम दिया गया है, यहाँ पे देखो, सूखी कड़वी, भूसा, हे, पुआल। ठीक है, ये कुछ शब्द आपने ऐसे होंगे जो कुछ बच्चों ने पहली बार सुने होंगे, जैसे कि ये हे हो गया, सूखी कड़वी हो गया, ये कुछ बच्चों ने जो है पहली बार सुने होंगे। बाकी ये हरी ज्वार, मक्का, बाजरा, नई, जई, सरसों, ये सारे नॉर्मल शब्द हैं। ठीक है, अब चारे की बात करें तो सूखी कड़वी हो गया, भूसा हो गया, हे हो गया और पुआल हो गया। इनके अंदर शुष्क पदार्थ कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? तो 90% जो है इसके अंदर शुष्क पदार्थ पाया जाता है। हरी ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, जई हो गया, सरसों हो गया, साइलेज हो गया और हरी घासें हो गया। इनमें शुष्क पदार्थ कितना पाया जाता है? तो 30% पाया जाता है। यहाँ पे प्रतिशत लिख लेना भाई, 90%, 30%, 20%, 25%। ठीक है, तो बरसीम में जो है शुष्क पदार्थ कितना प्रतिशत पाया जाता है? 20% पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बरसीम हो गया, रिजका हो गया, मटर हो गया, गवार हो गया और लोबिया हो गया। इनमें जो है शुष्क पदार्थ कितना पाया जाता है? 25% इनमें पाया जाता है। गाजर हो गया, गोभी हो गया और पत्ते हो गए, इनमें शुष्क पदार्थ कितना पाया जाता है? 20% पाया जाता है। वहीं हम अनाज की बात करें, खले की बात करें, चोकर की बात करें, चूरी की बात करें या फिर छिलके की बात करें, इनमें जो है शुष्क पदार्थ कितनी मात्रा में पाया जाता है? 85 से 90% जो है शुष्क पदार्थ इनमें पाया जाता है। इस टेबल को अच्छे से देख लेना भाई, डायरेक्ट यहाँ से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, चारा संरक्षण। ठीक है, अभी हम पशु का आहार देख रहे थे, पशु का उत्पादन आहार देख रहे थे, आहार के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब हम चारा संरक्षण के बारे में जानेंगे। चारा संरक्षण क्या होता है? संरक्षण है कोई स्टोरेज करना किसी चीज का, यहां पे लिख देता हूं, किसी चीज को स्टोर करना। ठीक है, किसी चीज को स्टोर करना, यही जो है संरक्षण कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा भाई, गर्मी की चीजों के लिए जो है हम पहले से जो है कोल्ड स्टोर में जो है चीजों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, उसी को जो है स्टोरेज बोला जाता है। यहाँ पे हमें किसका स्टोरेज करना है? यहाँ पे हमें चारे का संरक्षण करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई, चारा भी जो है ना, पशुओं का चारा, वो जो है एक समय पर जो है मिलना बंद हो जाता है। और कब मिलना बंद हो जाता है? तो सर्दियों के मौसम में ना, अभी जो सर्दियाँ चल रही है ना, यहाँ से लेके और जो है मार्च अप्रैल तक जो है ये खाना मिलना जो है कम हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। जो चलवासी पशु होते हैं ना, उनके लिए हरा चारे की कमी हो जाएगी। फिर चारा कब होएगा? जब वर्षा होएगी ना, वर्षा ऋतु आएगी, मानसून आएगा, फिर जो है ये चारा, घासें जो है बड़ी बड़ी हो जाएंगी और चारों जो पशुओं को जो चारा है वो भरपूर मिलना शुरू हो जाएगा। यही चारा के संरक्षण में यहाँ पर बताया गया है। आइए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, चारा संरक्षण को देख लेते हैं। पशुओं को स्वास्थ्य बनाए रखने, स्वस्थ आएगा भाई, ये स्वास्थ्य नहीं, स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ठीक है, पशुओं को स्वस्थ बनाए रखने में अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें वर्ष भर निरंतर हरी घास उपलब्ध होती रहे। वही जो मैंने ऊपर आपको बताया ना, सेम वही बात है, परंतु यह हमेशा नहीं हो सकती। ठीक है, आप सभी जानते हैं भाई, जब बारिश हो जाती है तब तो भाई हरी हरी घास जो है हर जगह उग जाती है, लेकिन सर्दियों में जो है हरी घास गायब हो जाती है, क्योंकि पशु जो है चरकर उनको बिल्कुल छोटी छोटी बना देते हैं। वर्षा के साथ ही हरी घास बढ़ती है और जमीन को नमी की कमी व हवा में गर्मी के कारण वह सूख जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिए साधनों की उपलब्धता के अनुसार हरा चारा उगाया जाता है, परंतु अनेक कारणों से वार्षिक चारों की फसल साल भर उत्पादन नहीं दे सकती। ऋतुओं के अनुसार उन्हें बोया जाता है और उनकी लाभदायक पैदावार विशेष समयावधि में हो पाती है। कमी के समय ही काम आए, इस कारण हरे चारे व घास का संरक्षण किया जाता है। यही मैं अभी ऊपर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए जो है संरक्षण किया जाता है चारे का। जैसे हम इंसान किसी चीज का स्टोर करते हैं ना, ऐसे ही पशुओं के लिए चारा भी जो है स्टोर किया जा सकता है। यह कमी का समय सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर तक जो है, अप्रैल से जून माह में विशेष रूप से होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, सर्दियों के महीने में जो है ये खासकर जो है कमी पड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हरे चारों को सुरक्षित करने की दो विधियां होती है। ठीक है, चारों को स्टोरेज करने की दो विधियां होती है, एक तो साइलेज बनाना और जो है दूसरा हे बनाना। ठीक है, ये दो विधियों से जो है चारे को सुरक्षित किया जा सकता है। अब हम आइए देख लेते हैं एक एक करके साइलेज बनाना। ठीक है, साइलेज बनाना क्या होता है भाई? साइलेज वह दबा हुआ चारा है। ठीक है, साइलेज क्या होता है? वह दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी तत्व मौजूद होते हैं। इसमें किसी प्रकार की सड़न अथवा बुरी गंध उत्पादित नहीं होती है तथा इसमें रसीलापन हो। साइलेज बनाने की इस क्रिया को जो है साइलोंग अथवा इनसाइलिंग जो है कहते हैं। ठीक है, मीठी साइलेज क्या होती है? तो मीठी साइलेज के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें दुग्ध माल की मात्रा
अधिक होती है तथा लाभप्रद होता है तथा अम्लीयता जो है इसमें कम होती है। मीठी साइलेज की यहाँ पर बात कर रहा है। अब अम्लीय साइलेज की भी बात कर लेते हैं। मीठी साइलेज के बाद इसमें एसिटिक एसिड अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तथा दुग्धाम्ल की मात्रा जो है इसमें कम होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हे बनाना। अब हे बनाना क्या होता है, ये भी एक चारे का नाम है भाई, हे, ठीक है ना, याद रखना, कभी बोलो हे क्या है, हे चारे का नाम है। यहाँ पे यह एक सूखा चारा होता है, तो डायरेक्ट आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है हे चारा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बना के देगा, हे चारा है। अब आपको ऑप्शन में देगा गीला चारा है, ऑप्शन बी देगा सूखा चारा है, ऑप्शन सी देगा दोनों हैं, ऑप्शन डी देगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज देगा। तो आपको लगाना पड़ेगा सूखा चारा है भाई, हे जो चारा है ना वो सूखा चारा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये डेफिनेशन बहुत काम आने वाली है आपकी, ठीक है। जिनमें पानी की मात्रा कम होती है तथा पोषक तत्वों की मात्रा उस फसल की अपेक्षा अधिक होती है जिसमें यह तैयार की गई थी। एक उत्तम प्रकार की हे रंग की हरी पत्तियों युक्त मुलायम तथा उत्तम गंध युक्त होती हैं। उदाहरणार्थ एक ही घास और उसी की बनी हे का रासायनिक संगठन इस प्रकार होगा, हे में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ये भी डायरेक्ट आप याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है हे चारे में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है हे चारे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं हरी घास तथा हे का संगठन प्रतिशत। तो प्रतिशत देख लेते हैं, आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, छोटी सी टेबल है ये। यहाँ पे हे का प्रकार है, ठीक है, यहाँ पर हे का प्रकार है, यहाँ पर जल कच्ची है, यहाँ पर प्रोटीन है, यहाँ पर ईथर निष्कर्ष है, यहाँ पर शर्करा पदार्थ है, यहाँ पर दुष्चप्ती तंतु है और यहाँ पर लवण है। तो सूडान हरी घास में जो है 76.3 जल कच्ची पाई जाती है, 2.0 प्रोटीन, 0.4 ईथर, 10.5 शर्करा, 8.5 तंतु, 2.3 लवण पाए जाते हैं। अब सूडान हे की बात करें तो 11.0 जल कच्ची, 8.5 प्रोटीन, ईथर 0.5, 41.5 शर्करा, 30.7 तंतु और 6.8 जो है इसमें लवण की मात्रा जो है पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद ये पीडीएफ यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। पशु आहार के बारे में हमने देख लिया। इस पीडीएफ में हमने क्या क्या देखा है, इस पीडीएफ में हमने देखा है पशु आहार हमने देख लिया, पशु पोषण हमने देख लिया, ठीक है, पशु पोषण हमने देख लिया। और तीसरा हमने क्या देखा है, तीसरा हमने देखा है चारा संरक्षण, ठीक है, चारा संरक्षण। ये 3 पॉइंट्स जो है हमने इन पीडीएफ में देख लिए हैं। अब जो कल हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम कौन सा टॉपिक करेंगे, इसमें हम जो है पशु स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पशु स्वास्थ्य का वीडियो जो है हम कल लेके आएंगे। अच्छे से चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, डिटेल से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, जीरो से चलेंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही जो है पक्का करते हुए चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं आपको दो वीडियो दे देता ना, एक तो पशुओं की नस्लें दे देता, ठीक है, पशुओं की नस्लें, और एक दे देता पशुओं के रोग, ठीक है। इनसे होता कुछ नहीं है, बस नॉर्मल 2 वीडियो दे देता तो काम चल जाता। अब आपको तैयारी करनी है ना, दिल से लगा के तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए, डाउट की यहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है, डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हम जो है यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ रहे हैं। यकीन मानिएगा, जैसे हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसे ही हम हरियाणा जीके भी कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे हरियाणा जीके, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हरियाणा जीके भी हमारा काफ़ी अच्छे डिटेल से चल रहा है। हालांकि क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं टॉपिक अभी नहीं करवा रहा, लेकिन जीके सिर्फ एमसीक्यू से ही आपको पता लग गया होगा कितनी डिटेल मैं यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम जो है कंप्यूटर का सब्जेक्ट करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर साइंस करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और साथ में हमारी इंडिया जीके तो चल ही रही है, ठीक है, इंडिया जीके चल ही रही है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस आपको लगे रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, काम लगातार करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी, ठीक है ना। तो बस जुड़े रहिएगा। बस आपको मेरे लिए एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ। और कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर देना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।